Good morning everyone. Yesterday we started with thermodynamics. So continuing the same thermodynamics, we are taking some more topics today, basic only. The very first topic today is what is internal energy. Okay, what is internal energy? Every system that has some quantity of matter is associated with definite amount of energy. It is called internal energy. Means in simple words, internal energy is energy stored within a substance. किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इंटरनली, जो उसकी एनर्जी है, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जीज. बहुत सारी एनर्जीज का सम होता है. वो वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज का सम करके जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है किसी बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरनल एनर्जी की, तो उसमें ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन मीन्स इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. कि फाइनल स्टेट किस पाथ को फॉलो करके हम वहाँ तक पहुँचे उस पर डिपेंड नहीं करती है उसकी वैल्यू. इंटरनल एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है कि इनिशियली जब हमने प्रोसेस शुरू की तो इंटरनल एनर्जी की क्या वैल्यू थी, और जब आपकी प्रोसेस खत्म हो रही है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम स्टडी करते हैं, दैट इज फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट. Second property is the change in internal energy does not depend on the path followed by which final state is reached. तो यही मैंने अभी आपको बताया था कि पाथ फॉलो पे नहीं डिपेंड करती इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट. जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स मेजॉरली ऑन द टेम्परेचर. Internal energy of a system depends upon the quantity of the substance. What is its chemical nature? Temperature क्या है सिस्टम का, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन चीज़ों पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है. यूनिट जो है इंटरनल एनर्जी की CGS में अर्ग्स होती है, और SI यूनिट जो है उसकी वो जूल होती है. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स. चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम मेजर इसमें क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज को मेजर करते हैं. इट इज़ neither possible nor it is necessary to calculate the absolute value of internal energy. देखिए आप इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको बताया वेरियस एनर्जीज का सम होती है जो कि स्टोर्ड होती है विद इन अ सब्सटेंस, तो आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और उसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती. तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा E, एंड डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. इफ E2 मतलब फाइनल स्टेट की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है आपका वो नेगेटिव आएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट हम शुरू करें जीरोथ लॉ. जीरो लॉ क्या कहता है, इफ अ सिस्टम A इज इन इक्विलिब्रियम और इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम C, and if B is also in thermal equilibrium with C, then A and B are in thermal equilibrium with each other whatever the composition of the system is. समझ आया? देखिए बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ. 3 आपके पास सिस्टम है A, B, C. ये कहता है कि अगर A का और C का टेम्परेचर सेम है, अगर B का और C का टेम्परेचर सेम है, तो अल्टीमेटली A और B का टेम्परेचर सेम होगा. इजी. अब समझिए, इफ अ सिस्टम A, आपके पास एक सिस्टम था A, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम C. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उनका टेम्परेचर सेम है A का और C का. एंड इफ B इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, फिर ये कहता है B और C का भी टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियस है A और B का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, कंपोजिशन पे मैटर नहीं कर रहा है. इसको मैंने अब आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखाया है. देखिए इसमें हम दिखा रहे हैं कि A और C का टेम्परेचर सेम है, B और C का टेम्परेचर सेम है. तो जीरो लॉ क्या कहता है कि A और B का टेम्परेचर सेम होगा. अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, ये सबको पता है. या फिर सेकंड डेफिनेशन इसकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट.
टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी। अब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं फर्स्ट लॉ को? मैथमेटिकली लिखने के लिए ये कहता है कि जो अभी हमने स्टडी किया इंटरनल एनर्जी, जो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस, इट कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज। हम उसको 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं हम इंटरनल एनर्जी को 2 तरीके से। जैसे पहले कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप? बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम। आप सिस्टम को हीट सप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर मान लो आपकी शुरू में इंटरनल एनर्जी जो है किसी सिस्टम की वो इवन थी, आपने उसको हीट सप्लाई की, हीट को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होगा तो प्लस साइन होगा, तो ये प्लस Q हो गई कि इतना अमाउंट इसने हीट का एब्जॉर्ब कर लिया। इवन थी पहले इंटरनल एनर्जी, अब उसकी हीट एब्जॉर्ब करके एनर्जी बढ़ गई और एनर्जी बढ़ के इवन प्लस Q हो गई। अब ये कहते हैं दूसरा तरीका क्या है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का, कि बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। ये मैंने आपको कल बताया था, साइन जब डिनोट कर रही थी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। आपने सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया तो जो वर्क डन था उसका पॉजिटिव आया साइन यहाँ पे, तो इवन प्लस Q तो यहीं पे हो गई थी बढ़ के इंटरनल एनर्जी। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो तो वो बढ़ के इवन प्लस Q प्लस W होगी। प्लस साइन इसलिए क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और ये तीनों जो हैं ये इनका सम मिलके इज इक्विवेलेंट टू, उसको E2 पुट कर रहे हैं कि इवन प्लस Q प्लस W, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ के E2 के बराबर होगी। अब अगर मैं सिंपल इस E1 को इस साइड ले आती हूँ, इस साइड ले आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W आ जाएगा आपका। तो E2 माइनस E1 क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। इससे ना कुछ इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स भी निकलते हैं, देखिए ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट आ रहा है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर इसमें मैं W की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, इफ W इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा E इज इक्वल टू Q हो जाएगा। इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखने की कोशिश करूं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? मीन्स नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो आप, तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर कोई काम ही नहीं किया। इफ नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो क्या हो रहा है? डेल्टा E Q के इक्वल आ रहा है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। वो किसके इक्वल है? कि सिस्टम ने कितना अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब किया, ठीक है। सेकेंड केस ये आपको कह रहा है कि इफ डेल्टा E इज इक्वल टू 0, डेल्टा E क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये कह रहे हैं अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब E2 इज इक्वल टू E1 हो जाए, अगर इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी और फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी अगर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका 0 आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो Q इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा। Q इज इक्वल टू माइनस W मीन्स इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं हो रही है, देन वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस साइन आ रहा है वर्क डन के आगे, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। तो कोई भी सिस्टम कितना काम करेगा? जितना अमाउंट उसने हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं कि इफ वर्क इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जो हम W पुट कर रहे हैं, कल मैंने आपको कराया था W इज इक्वल टू P डेल्टा V भी होता है। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो तो माइनस साइन लगा देंगे आगे, अगर ऑन द सिस्टम हो तो प्लस साइन लगाते हैं। तो ये कहता है कि अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है और वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W है। W की जगह माइनस P डेल्टा V पुट कर सकती हूँ, माइनस इसलिए क्योंकि बाय द सिस्टम था और प्रेशर वॉल्यूम वर्क था तो P डेल्टा V पुट किया उसको। तो यहाँ से अब P डेल्टा V को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इफ प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर जो ये प्रोसेस ऊपर वाली है हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा V की वैल्यू 0 होते ही ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास बचा क्या? Q इज इक्वल टू डेल्टा E। Q इज इक्वल टू डेल्टा E। यहाँ पे स्मॉल v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल v रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे ये v लगा दिया ताकि याद रहे। मीन्स अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट अगर हम टेम्परेचर रखते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है।
अब ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बेस पे। ये कहता है कि सिस्टम है आपका कोई भी एब्जॉर्ब करता है 400 जूल ऑफ हीट और वो वर्क करता है डज वर्क इक्विवेलेंट टू 150 जूल ऑन द सराउंडिंग। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपने कैलकुलेट करना है। हीट एब्जॉर्ब कितना है, यहाँ पे इसने दिया हीट एब्जॉर्ब 400 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम है, डज वर्क, सिस्टम काम कर रहा है ना, कितना 150 जूल, बाय द सिस्टम है तो उसके आगे माइनस साइन लगा दिया हमने। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू आपका 400 है प्लस ये बाय द सिस्टम 150 माइनस 150, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 250 जूल। हाँ जी, अब अगला टॉपिक आपके पास आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी में पहले तो एंथैल्पी होता क्या है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इंटरनल एनर्जी का सम और प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है उसको जब हम सम अप कर देते हैं अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन, इट इज नोन एज एंथैल्पी, तो उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी को कैपिटल H से आप डिनोट करते हैं। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू E प्लस PV। यहाँ पे H जो है वो आपका एंथैल्पी है, E इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आप मेजर करना चाहते हो तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। इफ चेंज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें आपने प्रेशर के आगे चेंज का साइन नहीं दिखाया है, इट मीन्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा तो माइनस साइन हो जाएगा, और अगर वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है तो इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू अगर मैं इसकी पुट कर दूं तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। आ गई ये डेल्टा E की वैल्यू। अब ये डेल्टा E की जो वैल्यू आई इसको आप डेल्टा H वाली इक्वेशन में इसमें पुट कर दीजिए। इसमें जब आप इसे पुट करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी डेल्टा H, और E की जगह आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे Q माइनस पी डेल्टा वी, Q माइनस पी डेल्टा वी, और साथ में प्लस पी डेल्टा वी है। माइनस पी डेल्टा वी से प्लस पी डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा H इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, Q एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लेके चल रहे थे आप इसे। ठीक है, तो अभी तक आपके पास दो रिजल्ट आए हैं। डेल्टा E जो आप कह रहे थे, डेल्टा E था आपका QV के इक्वल, और डेल्टा H होता है आपका QP के इक्वल। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए जो आप अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करोगे दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आती है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। मोलर हीट कैपेसिटी में बस वो स्पेसिफाई कर देता है कि आपने जो सब्सटेंस लिया है उसकी क्वांटिटी आप 1 मोल ले रहे हो। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी एक मोल सब्सटेंस का जब आप टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप इंक्रीज करते हो तो उस टाइम पे जो आप हीट सप्लाई करते हो दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, डन। अब उसके बाद हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर फाइनल स्टेट में क्या है माइनस इनिशियल स्टेट में क्या है, तो टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो आपने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, Q सप्लाई किया, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। सिंस द हीट कैपेसिटी वेरीज विद टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी का पे इफेक्ट आता है टेम्परेचर का, इट वुड बी मोर करेक्ट टू डिफाइन मोलर हीट कैपेसिटी इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई dt इसको, वेयर Q क्या है आपका इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर बाय dt, जो स्मॉल अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने ताकि उसका टेम्परेचर dt अमाउंट मीन्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाए। CGS में हीट कैपेसिटी को हम कैलोरी पर केल्विन पर मोल में मेजर करते हैं और SI में जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डन। अब हम दो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगी मैं आपको जो डेरिवेशंस में यूज़ होंगी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है और एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपने CV पढ़ा होगा, CP पढ़ा होगा, ये आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको उसको याद दिलाऊंगी कि CV क्या होता था।
सी वी, अभी ये कहता है सी क्या आपने फॉर्मूला किया है ऊपर, अभी आपने किया है कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई डी टी होता है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे भी मैं स्मॉल वी लगा देती हूँ, इट शोज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और क्यू के आगे भी स्मॉल वी लगा दूंगी, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट एब्सॉर्ब जो की वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो ये कहता है कि सी वी इज इक्वल टू क्यू वी बाई डी टी हो गया अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं। तो अभी हमने एक रिलेशन निकाला था पीछे लास्ट में कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी होता है, तो क्यू वी की जगह मैं यहाँ पे डेल्टा ई पुट कर दूँ, डेल्टा ई पुट करूँगी तो सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई डी टी हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही जब आप इसे कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, सीपी निकाल रहे हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे भी स्मॉल पी लगाया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हैं। तो क्यूपी आपका अभी आपने किया कि क्यूपी क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा एच होता है, क्यूपी की जगह डेल्टा एच पुट कर दूं तो ये हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, या फिर सीपी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी, और फाइनली आपको पता है कि सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर होता है। हाँ जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।